आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी हम अच्छे तरीक़ा से करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि खान सर जीएस रिसर्च सेंटर से ये यानी खान सर का जो क्लास नोट है उसके माध्यम से हम मौर्योत्तर काल को करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को कम्प्लीटली करते हैं और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इससे आए छूट न सके। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना है मौर्योत्तर काल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हमें बताया गया है कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। तो देखिए मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और कोई भी यहाँ का शासक जो था योग्य नहीं था, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा था और इसी की वजह से सारे जो विदेशी आक्रमणकारी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए जो निम्नलिखित है। तो कितने आक्रमण हुए? मौर्योत्तर काल के बाद 4 आक्रमण हुए। देखिए ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है इज पिके याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हिंद यावन ने आक्रमण किया था, उसके बाद शक जिसे सिथियन भी कहा जाता है, सिथियन आक्रमण किए थे शक वंश ने, फिर पहल्लव ने आक्रमण किया, फिर कुषाण ने आक्रमण किया था। तो ये क्रम था, सबसे पहले हिंद यावन आए थे, उसके बाद शक आए, उसके पहल्लव, उसके बाद कुषाण आए। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक भी इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप विक्टोरिया था। तो देखिए इनका जो क्षेत्र था हिंदू कुश पर्वत के समीप का विक्टोरिया था, अतः इन्हें बैक्टेरियन शासक भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए। हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो चरण है यहाँ पे दिया गया है, प्रथम चरण डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांत को जीता और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल यानी सियालकोट को बनाया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि डेमेट्रियस वंश की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो बता सकते हैं कि डेमेट्रियस वंश की जो स्थापना किया हिंद यूनानियों ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। तो देखिए डेमेट्रियस ने शुंग राजा पर आक्रमण किया पर क्या हुआ? पराजित हो गया। नेक्स्ट है अगला शासक मिनांडर बने। अगला जो शासक कौन बने? मिनांडर बने। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु ये भी पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है इससे मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। देखिए जो मिनांडर था बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है और यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी बन जाता है। कौन? मिनांडर। ठीक है। नेक्स्ट है नागसेन मिनांडर जिन्हें मिलिंद कहा जाता है के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पनाहों में हमें मिलता है। नेक्स्ट है इनमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसका उत्तर देते हैं। तो देखिए इसमें जो बताया गया मिलिंद पनाहों में मिनांडर जो होता है प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका क्या देता है? जवाब देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कौन से विदेशी थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। नेक्स्ट मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ौच नामक स्थान से मिला जो एक बंदरगाह था। भड़ौच क्या था? एक बंदरगाह था, वहीं से सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट है देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। तो मिनांडर के जो काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट है हिंद यावन के अंतिम शासक हेलियोक्लिस थे। कौन थे?
हेलियोक्लीच। तो पूछा जा सकता है कि हिंद यवन के अंतिम शासक कौन थे, तो हेलियोक्लीच थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पढ़ना है हमें द्वितीय चरण। पहला चरण तो पढ़ लिए, द्वितीय चरण यहाँ पे पढ़ना है। इसमें बोला गया है, इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना किया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना किसने किया, तो यूक्रेटाइडिस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश के शासक अंतिआला ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागभरत के दरबार में मतें और मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। तो देखिए, इस वंश के शासक अंतिआला ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागभरत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था, यानी दोस्ती करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है, हेलियोडोटस भागवत धर्म यानी विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा यानी वेशनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने बनवाया था, गरुड़ ध्वज अभिलेख, तो नाम आपको याद होना चाहिए। तो हेलियोडोटस ने गरुड़ ध्वज अभिलेख को बनाया था, याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विदेशी शासक था जिसने विष्णु धर्म भागवत धर्म को अपनाया था, तो हेलियोडोटस था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। तो ये किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूक्रेटाइडिस वंश के अंतिम शासक कौन थे, हर्मियस थे, हर्मियस। तो यूक्रेटाइडिस वंश के अंतिम शासक कौन थे, हर्मियस थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदू यूनानी की विशेषता, हिंदू यूनानी की विशेषता। पहला है विशेषता, ये यवन से आकर भारत में बस गए, अंततः इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें काली मिर्चा बहुत ही पसंद थी, अतः अंततः काली मिर्चा को यमन प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया, जिसे ड्रम कहा जाता था। तो देखिए, भारत में पहली बार चित्रयुक्त या लेखयुक्त सोने के सिक्के जो चलाए थे यूनानियों ने, उन्हें क्या कहा जाता था, तो ड्रम कहा जाता था। यह खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। तो पूछा जा सकता है कि किसने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित और समय की गणना प्रारंभ की, तो यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ। तो भारत में नाटक का विकास किसके द्वारा हुआ, यूनानियों के द्वारा हुआ। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होता है। तो भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली, गंधार शैली का विकास हुआ। तो इंडो ग्रीक शासन में एक मूर्ति निर्माण में एक नई शैली का निर्माण हुआ, जिसे गंधार शैली कहते हैं। और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की है। कौन है, महात्मा बुद्ध की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, और इसमें पढ़ना है शक वंश के बारे में, यानी सिथियन वंश या शक वंश। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शासक या सिथियन थे। देखिए, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सिथियन थे, याद रखिएगा। दूसरा जो है पॉइंट, ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। तो देखिए, शक वंश जो थे भारत के किस दर्रे से आए थे, तो बेलन दर्रे से होकर आए थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, इन्हें यूची वंश या यूची वंश को क्या बोला जाता है, काबिला वालों ने मध्य एशिया से क्या किया था, भगा दिया था। इन्हें यूची वंश या कबीले वालों ने मध्य एशिया से क्या किया था, इन्हें भगा दिया था। नेक्स्ट है,
शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। तो शकों के जो शासन व्यवस्था था क्षत्रप शासक व्यवस्था था। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। यहाँ पे देखिए बताया गया है ये भारत में 5 जगहों में बसे थे। ये भारत में यानी शकों कहाँ कहाँ बसे थे ये आपको दिया गया है। ये भारत में 5 जगहों पे बसे हुए थे। तो सबसे पहला है कंधार जो कि अफगानिस्तान में बसे, फिर उसके बाद दूसरा तक्षशिला जो कि ये भी है पाकिस्तान में बसे थे। मथुरा में आकर बसे जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन जो कि अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नासिक जो अभी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सारे जगह पर आकर शकों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तक्षशिला में शक वंश की स्थापना मौस के द्वारा किया गया था। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना मौस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में शक वंश की स्थापना किसने किया? तो मौस ने किया। नेक्स्ट है मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया था। तो मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया। उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेस्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नासिक में शक वंश की स्थापना भूमिक के द्वारा किया गया था। तो ये जो सारे आपको बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। तो मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इस उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। तो ये पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। देखिए भारतीय संविधान का यह क्या था? जो विक्रम संवत था ये मूल कैलेंडर था, लेकिन 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गए थे। तो नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया किंतु वो क्या हो गए? पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी से मिली सिक्के से मिलता है। नेक्स्ट है इन सिक्कों पर एक तरफ नहापान की आकृति तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। तो पूछा जा सकता है कि शक का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो रुद्रदामन था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र या पुलमुवी को पराजित किया था। तो रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमुवी को पराजित किया था। नेक्स्ट है रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला। तो रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। नेक्स्ट है इसमें बताया गया है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात में सौराष्ट्र से सुदर्शन झील बनवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। तो सुदर्शन झील जो बनाया गया था गुजरात के सौराष्ट्र में, इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में भी विस्तार हुआ था।
नेक्स्ट है रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाखा द्वारा करवाया था। तो रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण अपने अधिकारी सुविशाखा द्वारा करवाया था। नेक्स्ट है गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो यहाँ पे देखिए गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का क्या क्या पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है और हिंदी संस्कृति और देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है, हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतिम शक शासक रुद्रसिंह थर्ड थे। तो अंतिम शक शासक कौन थे? रुद्रसिंह तीसरा थे। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो उस सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। तो देखिए शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे क्या कहा जाने लगा? शक संवत कहते थे। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो इसमें देखिए यह सूर्य पर आधारित है। तो देखिए ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है किस पे आधारित है? सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहाँ से प्रारंभ होता है? ईसा के जन्म से। नेक्स्ट है इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 15 जुलाई 2022 है, यानी जिस दिन ये खान सर का नोट लिखा गया था उस दिन का ये डेट है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देखिए विक्रम संवत। इसे मालवा शासक विक्रमादित्य चौथा ने 57 ईसा पूर्व आरंभ किया था। तो विक्रम संवत इसे मालवा शासक विक्रमादित्य चौथा ने प्रारंभ किया था। कब? 57 ईसा पूर्व में। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। तो देखिए विक्रम संवत जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना आगे है? 57 वर्ष आगे है। अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि विक्रम संवत के अनुसार आज 15 जुलाई 2022 है, तो इसको जो आगे वाला होगा उसमें 57 जोड़ देंगे तो क्या होगा इसका ईस्वी विक्रम संवत में? तो ये हो जाएगा 2079। ठीक है, इस तरीक़ा से और भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको अब छोड़िए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए शक संवत है। क्या है? शक संवत इसे कनिष्क ने 78 ईसा ईस्वी में अपने राज अभिषेक के समय प्रारंभ किया था। तो शक संवत को किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने। कब किया? 78 ईसा पूर्व में अपने राज अभिषेक के समय प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 साल पीछे है। जैसे यहाँ पे भी बताया गया है कि आज 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। तो 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को क्या किया था? अपनाया गया था। ये डेट याद रखिएगा, पूछा गया था पिछले एग्जाम में। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 साल घटा दिया जाता है। जैसे कि आज शक संवत के अनुसार आज की तिथि 15 जुलाई 2022 है, तो अगर इसमें 78 साल घटाएंगे तो आज शक संवत के अनुसार 1944 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। नेक्स्ट है विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर जो कि मुसलमानों द्वारा चंद्रमा पर आधारित है। तो देखिए विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर ये चंद्रमा पे आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल
बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। तो ये जो रहा आपका क्या रहा, ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत और विक्रम संवत ये पढ़ना था। अब नेक्स्ट जो दिन पढ़ेंगे हम लोग पहल्लव और पार्थियन वंश, पहल्लव या पार्थियन वंश को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।